हेलो बच्चों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कुछ आदर्श प्रश्न पत्र पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आदर्श प्रश्न पत्र 1, 2, 3 पढ़ाए थे। आज आपके साथ आदर्श प्रश्न पत्र 4 लेके आए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 3 और 4 अंक में आते हैं। देखिए प्रश्न, आदर्श प्रश्न पत्र 4 के प्रश्न जो हैं कौन कौन से, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। नंबर 1 प्रश्न नंबर 18। इसके पहले आपको प्रश्न 17 तक समझा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। और इसी का हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। ये प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 19 दो समझाएंगे। दोनों, एक इबारती सवाल है और एक द्विघात सूत्र ज्ञात करने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 18 को हल कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोनों प्रश्नों को लिख दिए। अब प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न 18 को आपको समझा रहे हैं। इसका हल देखिए, प्रश्न 18 का हल। अब प्रश्न 18 में क्या कहा है कि द्विघात समीकरण 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो द्विघात समीकरण है उनको हल करने की दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि होती है और एक द्विघात सूत्र विधि होती है। तो हम यहाँ पे क्या कहा है, कौन से किसका यूज़ करने के लिए कहा है? द्विघाती सूत्र का यूज़ करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इसको हल करना है तो हम क्या क्या लिख देंगे? द्विघात समीकरण लिख देंगे। हमारा द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण क्या है अपना? यहाँ पे 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 की तुलना किससे कर देंगे? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर आपका जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, मानक रूप, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उससे करेंगे। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर अब तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा यहाँ पे, पेन, a बराबर क्या आ जाएगा? इसमें तुलना किए तो a का मान हो गया 2, b का मान कितना हो गया? ऋण 7 और c का मान कितना हो गया? 3। इस प्रकार से आपने a b c के मान निकाल लिए तुलना करके। और हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है वो देखिए। द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वो होता है आपका द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac। और ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक ये है करनी वहीं तक लगी रहेगी और इसके बाद भागित में आ जाएगा 2a और x बराबर, ये किसका सूत्र हो गया? द्विघात समीकरण का। इस सूत्र में a b c के मान रख दीजिए। x बराबर b का मान क्या है? ये ऋण चिन्ह आ गया और b का मान ऋण 7 धन ऋण करने के अंदर b का मान ऋण 7 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है? 2 और c का मान 3 पूरे के भागित 2, a का मान कितना आ गया? 2। इस प्रकार से हमने क्या किए, जो हमारे a b c के मान थे वो द्विघात समीकरण जो सूत्र है द्विघात सूत्र में रख दिए। द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac भागित 2a। अब इसे मान रख दिए हमने, किसका? b का मान रख दिए। b का मान रखे 4, a का मान और c का मान और यहाँ a का मान। अब इनको हल करेंगे हम। तो x बराबर ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया? धन, क्या बचा यहाँ पे? 7 धन ऋण करने के अंदर देखिए ऋण का वर्ग धन हो गया 7 का वर्ग 49, यानी कि ऋण 7 का वर्ग क्या आ गया? 49। ऋण 4 का 2 में गुणा की 4 दूनी 8 और 8 का 3 में गुणा की 8 3 24। पूरे के भागित में 2 का 2 में गुणा की कितना आ गया? 4। अब देखिए x बराबर
7 धन ऋण करनी के अंदर। अब 49 में से 49 में से 24 घटाइए, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 भागित 4। नेक्स्ट देखिए आगे, x बराबर 7 धन ऋण करनी 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है भागित 4। अब देखिए यहाँ पे आपने ये 25 का वर्गमूल 5 आ गया, आपको x का मान क्या आया 7 धन ऋण 5/4, यानी एक बार धन में है और एक बार ऋण में, तो आप ले लेंगे धन चिन्ह लेने पर, क्या ले लेंगे धन चिन्ह लेने पर। अब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 धन 5 भागित 4, इसका क्या लिए धन चिन्ह, तो x बराबर 7 में 5 जोड़े 12/4, काट दीजिए 4 एकम 4 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया 3। अब एक बार क्या ले लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। अब ऋण चिन्ह क्या आ जाएगा इसका, x बराबर 7 ऋण 5 भागित 4, तो x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 भागित 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया 2। इस प्रकार से समीकरण के मूल क्या हो गए, लास्ट में लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल कितने हो गए 3 एवं 1/2 हैं। इस प्रकार से लास्ट में आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपको प्रश्न 19 बताएंगे। प्रश्न 19 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसके बाद प्रश्न 19, अभी आपको प्रश्न 18 बताए थे, वह था द्विघात समीकरण जो है उसको सूत्र विधि से हल करने को कहा था। अब आपको हम उसी से संबंधित एक और सवाल बता रहे हैं, वह है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, धनात्मक कितने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने का है, कितने पूर्णांक 2, तो हम उनको मानना पड़ेगा। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है x। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है अपना x है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x धन 1। क्रम से क्रमागत का है तो x के बाद क्या आएगा x धन 1, यदि तीसरा कहता तो x धन 2 बन जाता। इस प्रकार से आपने मान लिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, जो आपके धनात्मक पूर्णांक इनके वर्गों का योग कह रहा है, किसके, तो पहला और दूसरा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है अपना x, इसका भी वर्ग करेंगे, धन दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x धन 1, इसका भी वर्ग करेंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन का, जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, पहला क्रमागत पूर्णांक और दूसरे क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का योग कितना है 365, तो यहाँ 365 ला दी हमने। अब x का वर्ग, x वर्ग हो गया। अब x धन 1 पूरे का वर्ग, तो x धन 1 पूरे का वर्ग के सूत्र, एक सूत्र होता है हमारा a वर्ग, a धन b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो इस सूत्र को लगा देंगे, या x धन 1 का 2 बार गुणा कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम सूत्र का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे a का मान x हो गया और b का मान 1 हो गया, तो x का वर्ग धन 1 का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2, a का मान x, a का मान कितना है x और b का मान 1 बराबर 365। यदि सूत्र से नहीं करना है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका 2 बार गुणा x धन 1 गुणित x धन 1 बराबर 365।
एक्स का वर्ग धन एक्स का एक्स में गुणा किए तो क्या हो गया, एक्स का वर्ग हो गया। एक्स का एक में गुणा किए तो क्या हो गया, एक्स। फिर एक का गुणा एक्स में किए तो एक्स, एक का एक में गुणा किए तो एक, बराबर 365। एक्स वर्ग में एक्स वर्ग जोड़ दी, कितना हो गया, 2x का वर्ग धन एक्स में एक्स जोड़े, कितना हो गया, 2x धन 1। और 365 के इधर पक्षांतर किए तो ऋण 365, कितना हो गया, ऋण 365। तो बराबर में क्या बचा यहाँ पे, 0। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x का वर्ग धन 2x। अब एक में से 365 को हटाएंगे तो बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, इसलिए ऋण आ जाएगा। और 365 में से एक घटाए तो 364 बराबर 0। अब इसमें 2 का सब में भाग चल जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। अब 2 का भाग दोनों पक्षों में देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x का वर्ग बचेगा। 2 का भाग 2x वर्ग में क्या बचा, x वर्ग धन 2 का भाग 2x में क्या बचा, x ऋण 2 का भाग 364 में देते हैं। 2 एकम 2 बच गया 1, उतारे 6 16, 2 अट्ठे 16 बच गया 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपका ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से कर दीजिए या गुणनखंड विधि से, जिससे भी करना चाहे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको गुणनखंड विधि समझा रहे हैं क्योंकि इसके पहले आपको सूत्र विधि समझा दिए हैं, तो गुणनखंड और सूत्र विधि के साथ आपको आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए गुणनखंड करना है तो इसका प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा कीजिए। अब प्रथम पद क्या है, प्रथम पद का गुणांक क्या है, 1 है, और अंतिम पद का गुणांक क्या है, ऋण 182। तो गुणित ऋण 182 बराबर गुणा की तो ऋण 182 आया। अब ऐसी संख्या का ऐसी संख्या से गुणा कीजिए, गुणा करने पे ऋण 182 आए और जोड़ने घटाने पे धन 1 आए। तो हम करेंगे 14 का गुणा ऋण 14 से, ऋण 13 से करते हैं। 14 गुणा ऋण 13 से करेंगे तो देखिए 13 13 13 26 13 13 चौके 52, 52 की 2 हासिल की 5, 13 कम 13 और 5 18, और बड़ी संख्या ऋण का चिन्ह तो ऋण 142, यानी गुणा करने पर ऋण 142 तो आ गया, लेकिन उन्हीं संख्या को जोड़ेंगे या घटा के देखेंगे। तो अब चिन्ह का है कि यहाँ धन का और यहाँ का ऋण का है, तो घटा के देखो 14 में से 13 घटाइए, कितना आ गया, 1। यानी कि आपके गुणा करने पर ऋण 182 आ गया और जोड़ने घटाने पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको 1 लाना भी था, धन 1। अब इसको क्या करेंगे, ये वाले स्टेप को इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमने मध्य पद को तोड़े। तो x वर्ग जैसा का वैसा लिख दी हमने, धन 14x ऋण 13x। अब 14 और 13 के साथ हमने क्या लगा दी, x, क्योंकि 14x में से 13x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x ऋण 182 बराबर 0। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन ले लेंगे, x को। क्या कॉमन निकल जाएगा इससे, x कॉमन निकलेगा। तो x का भाग x वर्ग में देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, धन x का भाग 14x में देंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। फिर अब ये 2 में से कॉमन हो गए, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ऋण चिन्ह सामने तो ऋण तो कॉमन होगा ही, ऋण 14 कॉमन हो जाएगा, सॉरी ऋण 13 कॉमन हो जाएगा। किन दोनों से ले रहे हैं, इन दोनों से ले रहे हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा, ऋण 13, ऋण 13 कॉमन लिए। अब इस ऋण 13 का ऋण 13 x में भाग दी तो क्या बचा, x। ये ऋण कायम बदल गया धन में क्योंकि कॉमन हो गया। अब 182 में किसका भाग देंगे, 13 का कितने बार जाएगा, 14 बार। अब बराबर में क्या बचा, 0। अब इसके बाद देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा, x धन 14 कॉमन निकलेगा, तो अगले क्वेश्चन क्या बचेगा, x ऋण 13 बराबर 0। एक बार इस कोष्टक के साथ 0 को ले लीजिए, x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 14। एक बार x ऋण 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 13। देखो यहाँ पे कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो ये ऋण वाला मान तो अमान्य है, ऋण वाला मान नहीं आएगा। तो हमारी जो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x बराबर 13। तो लिख देंगे यहाँ पे पहला
पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, x बराबर 13। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या दिया हुआ है, x धन 1, तो x का मान कितना हो गया 13 धन 1 बराबर 14। इस प्रकार से आपके ये पहला क्रमागत और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपके जो अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके इन पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको हल करने के लिए आपको पूर्णांक क्या क्या दिए हुए हैं, 12, 15 और 21। इनको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करना है और क्या एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है देखिए, पहले 12 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे इकाई में क्या है 2, तो 2 का भाग चल जाएगा, 2 × 12, फिर 2 का गया, 2 × 3 = 6, 3 × 3। ये किसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 3 × 1। इसके बाद किसके निकाल लेंगे आप, 15 के निकालिए। तो 3 का जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 5। इसके बाद किसके निकल गए, 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 5 × 1। इसके बाद किसके निकालेंगे, 21 के। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखिए, 21 के निकालिए, 3 का जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 × 7। तो 21 के क्या गुणनखंड टूट गए, 3 × 7 × 1। अब आपको क्या कहा है, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो तीनों में क्या है, 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी है और इसमें भी 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 तो आएगा ही, एक कॉमन तीनों में है। तो फिर बचा 2 × 2 × 5 × 7। अब इनका हम क्या कर देंगे गुणा, 7 का 5 गुणा किए 35, 35 का 2 में गुणा किए 70, और 70 में 2 का गुणा किए 140, और 140 का 3 में गुणा किए 420। इस प्रकार से इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब लिख देंगे, अतः जो हमको पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को कहा था वो लिख देंगे, अतः पूर्णांकों का एचसीएफ एवं एचसीएफ कितना है, 3, एवं एलसीएम कितना है, एलसीएम 420 है। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 20 बताया आदर्श प्रश्न पत्र का। अब आने वाले वीडियो में हम आदर्श प्रश्न पत्र 5 लाएंगे, उसमें और अन्य क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों।